नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 वैक्सीन टू इट्स पब्लिक इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूके। 8 दिसंबर की सुबह 90 वर्षीय दादी मार्गरेट कीनन, यही हैं, को फाइजर द्वारा विकसित BNT16-2B2 वैक्सीन लगाई गई। यह टीका लगाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी। ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटेन से पूर्व चीन और रूस ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन दोनों देशों ने मंजूरी देने से पूर्व तीसरे चरण के परिणामों की प्रतीक्षा नहीं की थी, इसीलिए यूके इसका सही जवाब होगा। एथनोलॉग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का रैंक क्या है? According to a recently released report by Ethnologue, what is the rank of Hindi in the most spoken language in the world? The right answer is option number C. तीसरा स्थान है। वर्तमान में 637 मिलियन लोग यानी 63.7 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर चीनी मंदारिन भाषा है, इसे 1120 मिलियन लोग बोलते हैं, और अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या है 1267 मिलियन। चौथे रैंक पे है स्पेनिश। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 HDI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 131 रैंक है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक है 0.640। 2019 में भारत 130वें स्थान पे था, तो एक स्थान का नुकसान भारत को हुआ है। नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। इस रिपोर्ट में 3 सब पार्ट होते हैं, यानी 3 इंपॉर्टेंट मानकों के आधार पर इस इंडेक्स का निर्धारण होता है। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा है एवरेज एजुकेशन लेवल, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें GNP पर कैपिटा के रूप में इसे जाना जाता है। तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 8 है, मातृ मृत्यु अनुपात 174 है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपने GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण सेवा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इक्विपमेंट सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी वजह से देश की समुद्री सीमा के अंदर किसी भी स्थान से फ़ोन लगाया जा सकेगा जहां मोबाइल टावर भी नहीं है। BSNL की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ये दुनिया का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क है। इस सेवा को अमेरिका की स्काइलो के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? विच कंट्री हैज पास्ड ए न्यू प्रॉपर्टी लॉ इन व्यू ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक अंडर विच a special tax will be imposed on the capitalists of that country? The right answer is option number D, अर्जेंटीना। और ये हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिज। इनका कहना है इससे इकट्ठा किए गए धन का इस्तेमाल दवा और जरूरी चीज़ों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक ही बार लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास 20 करोड़ पेसो यानी $25 लाख से अधिक की संपत्ति है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ने 67वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर ली है। आप जैसा कि जानते हैं 66वीं BPSC में एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स PDF की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही थी। 36 प्रश्न उस करंट अफेयर्स PDF से पूछे गए थे। इसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए थे,
मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स से 7 प्रश्न और बिहार करंट अफेयर्स पीडीएफ से 10 प्रश्न, इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से आए थे। तो उसी प्रकार की तैयारी हमने 67वीं बीपीएससी के लिए की हुई है। दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे प्रसारित होती है। उसके अलावे बिहार करंट अफेयर्स मंथली वीडियो आपको मिलती है। इसकी पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स जिसकी वीडियो नहीं जारी होती है पीडीएफ के रूप में मिलता है। इस प्रकार से कुल 50 पीडीएफ आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मिलेंगे, जिसमें 12 महीने के लिए 48 वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हो गए, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक यूनियन बजट का होगा। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स में 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, और मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स आपको 12 पीडीएफ 12 महीने का मिलेगा। दोस्तों इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। एक ही बार आपको पे करना है 600 रुपीज़ और आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स का ये बहुप्रतीक्षित पीडीएफ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ पर दी गई है। प्रियंका कुमारी के नाम से बैंक अकाउंट है, आई इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा प्रियंका में। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। साथ साथ में यदि आप पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या गूगल पे के थ्रू से पे करना चाहें तो एक ही नंबर है 7366005556। आपको बस ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर सेम ही है 7366005556 पे भेज देना है। आपको एक पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना द्वारा गुप्त संदेश भेजने और उन्हें एनकोड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन की खोज कहाँ की गई है। एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन which was used to send and encode secret messages by the Nazi army during World War II has been found in, the right answer is option number C, बाल्टिक सागर में। एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन का आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मन इंजीनियर आर्थर शेरेबियस द्वारा किया गया था। हालांकि उस दौरान इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी की सेना ने कोड में संदेश प्रसारित करने के लिए इस एनिग्मा एनक्रिप्शन मशीन का उपयोग किया था। तस्वीर में देखिए यही मिला है बाल्टिक सागर में। आप एक बार एटलस में जरूर देख लीजिए, मैप स्टडी कर लीजिए कि बाल्टिक सागर की सीमाएं किस किस देश के साथ लग रही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 किस संस्थान को प्रदान किया गया है। Which organization has been awarded the United Nations Population Award 2020? The right answer is option number B, हेल्पेज इंडिया। भारत में लगभग 4 दशकों से कार्यरत यह बुजुर्गों और अन्य वंचितों के लिए काम करने वाली एक प्रमुख दानी संस्था है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। Which Indian American MP has been elected to chair the Congressional Progressive Caucus (CPC)? The right answer is option number D, परमिला जयपाल यही है। सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। भारत के चेन्नई में जन्मी परमिला जयपाल को 9 दिसंबर को सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया। 100% ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। Who has become the first union territory of the country to become 100% organic? The right answer is option number D, लक्षद्वीप। केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली यानी पीजीएस के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है। इससे पहले 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। Where will the Olympic Games be held in the year 2024? The right answer is option number A, पेरिस। अब आप सोच रहे होंगे
कि इसमें डब्बू अंकल की तस्वीर कहां से आ गई। तो दोस्तों, एक ओलंपिक खेल के तौर पर ब्रेक डांस की आधिकारिक शुरुआत 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के दौरान की जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर 2016 में ओलंपिक गेम्स हुए थे। लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा 2028 में, और 2020 का जो ओलंपिक गेम्स है वो सब जान ही रहे हैं आप, 2021 में इसका आयोजन होगा जापान में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नई बैग पॉलिसी के अनुसार स्कूली छात्रों के बस्ते का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू बैग पॉलिसी रिसेंटली रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेट ऑफ स्कूल बैग विल नॉट एक्सीड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन के 10% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके तहत पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन औसतन 3.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग अलाउड नहीं होगा। इसके साथ साथ में होमवर्क के लिए भी नियम बनाया गया है। नई नीति के तहत दूसरी कक्षा तक कोई होमवर्क नहीं होगा। कक्षा 3 से 6 के लिए 2 घंटे का साप्ताहिक होमवर्क होना चाहिए, और कक्षा 6 से 8 के लिए रोजाना 1 घंटे का होमवर्क, और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का रोजाना होमवर्क दिया जा सकेगा। उपन्यास द सिटी एंड द सी के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल द सिटी एंड द सी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजकमल झा। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके इस उपन्यास के लिए 3रे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुडलो ने की। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई। राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस भाषा के प्रख्यात विद्वान विद्यावाचस्पति गोविंदाचार्य का निधन हाल ही में हो गया? विद्यावाचस्पति गोविंदाचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फेमस स्कॉलर ऑफ व्हिच लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये संस्कृत भाषा के फेमस स्कॉलर थे। माधव विचारधारा के प्रचारक और बेहतरीन वक्ता गोविंदाचार्य को वर्ष 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोविंदाचार्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराणों के अच्छे जानकार थे। गोविंदाचार्य द्वारा अनुवादित ग्रंथों में बाण भट्ट का उपन्यास कादम्बरी, कालिदास का नाटक अभिज्ञान शकुंतलम और शूद्रक रचित मृच्छकटिकम आदि शामिल हैं। किस भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार डबराल का निधन हाल ही में हो गया? डबराल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द लिटरेरी जर्नलिस्ट एंड द पॉपुलर पोएट ऑफ व्हिच लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये हिंदी के कवि थे और साहित्यिक पत्रकार। 1948 में इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। बाद में ये दिल्ली आ गए और दिल्ली को ही इन्होंने कर्मभूमि बनाया। भारत भवन से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका पूर्वाग्रह के संपादक के रूप में भोपाल जाने से पूर्व इन्होंने प्रतिपक्ष और आसपास जैसे कई समाचार पत्रों में काम किया था। कविताओं के 5 संग्रह प्रकाशित किए गए इनके द्वारा। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु आदि शामिल है। कविता संग्रह हम जो दे गए हैं के लिए वर्ष 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? डेट बतानी है। When did Prime Minister नरेंद्र मोदी lay the foundation stone of the new Parliament House? The right answer is option number D, 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन की यह तिकोनी यानी ट्रायंगुलर संरचना 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष भी होगा। नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस नवीन संरचना में लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने के लिए व्यवस्था होगी, जबकि मौजूदा संसद भवन में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसदों के बैठने के लिए व्यवस्था है। इसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पिछली बार 66वीं यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि इनका जो भवन निर्माण है किस कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो सितंबर माह में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में
861.9 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा यह प्रोजेक्ट हासिल किया था। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 किस देश की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को दिया गया है? रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स 2020 हैज बीन गिवन टू द मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ को बीजगणितीय ज्यामिति में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र बायरेशनल ज्योमेट्री पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य बीजगणितीय संरचना को वर्गीकृत करना और उसका वर्णन करना है। युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार पाने वाली यह पहली गैर भारतीय बनी है। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन चोजन एज द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन और कमला हैरिस। टाइम मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है। देखिएगा तो टाइम मैगजीन द्वारा किसी प्रभावशाली व्यक्ति अथवा संस्था को मनोनीत करने की शुरुआत 1927 में की गई थी। शुरुआत में इसे मैन ऑफ द ईयर के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके पर्सन ऑफ द ईयर कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। 2023 में आयोजित किए जाने वाले हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? Which country has been assigned to host Indian Ocean Island Games to be held in 2023? The right answer is option number D, मेडागास्कर। मालदीव को 2019 में इस खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हिंद महासागर द्वीप खेल महासंघों के सदस्यों ने अब इन खेल को मेडागास्कर में 2023 में आयोजित करने का फैसला किया है। यह एक बहुखेल कार्यक्रम है जो हिंद महासागर द्वीप में स्थित देशों के एथलीटों के बीच हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द वुमेन्स ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 15 दिसंबर को न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले वनडे विश्व कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। भारतीय टीम को पहला मुकाबला 6 मार्च की क्वालिफायर टीम के साथ खेलना है। टूर्नामेंट में टीम इंडिया कुल 7 लीग मैच खेलेगी। इस टूर्नामेंट में कुल 31 मैच होने हैं। पहला मैच 4 मार्च 2022 को और फाइनल मैच इसका 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 महिला क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र ओला ई स्कूटर कारखाना किस राज्य में खोला जा रहा है? ओला ई स्कूटर फैक्ट्री, the world's largest scooter manufacturing plant, is being opened in which state? The right answer is option number D, तमिलनाडु में। ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला ने 14 दिसंबर 2020 को कहा कि उसने इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है। कितने में समझौता हुआ है? 2400 करोड़ रुपए के निवेश के लिए। शुरुआत में इसकी क्षमता सालाना 20 लाख इकाई की होगी। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित रडार की नजरों से बच सकने वाले पहले युद्धपोत INS हिमगिरी का जलावतरण कहां किया गया? INS हिमगिरी, द फर्स्ट वारशिप टू सर्वाइव द साइट ऑफ रडार एंड बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A इज लॉन्च्ड इन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। 14 दिसंबर को INS हिमगिरी भारतीय नौसेना के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा बनाई जा रही नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का दूसरा जहाज है। GRSE को परियोजना 17A के तहत 19,294 करोड़ रुपए में 3 युद्धपोतों के निर्माण का ठेका मिला है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन हो, दोस्तों इस PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? When will the International Day of Epidemic Preparedness will be observed? The right answer is option number D, 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस दिन को सूचना के आदान प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान के संचरण
और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। यह महामारी को रोकने और प्रतिक्रिया करने में मदद करेगा। शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? Which state has got the first place in the Urban Governance Index UGI 2020? The right answer is option number B. उड़ीसा को मिला है पहला स्थान। इसका स्कोर रहा 56.86। यह सूचकांक बनाने के लिए प्रजा फाउंडेशन ने 40 शहरों में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 साल तक एक अध्ययन किया। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर रैंक किया गया है। सेकेंड प्लेस रहा है महाराष्ट्र, थर्ड प्लेस पे है छत्तीसगढ़, जबकि सबसे बॉटम रैंक पे रहा है नागालैंड 29वें नंबर पे। नए वेतन नियमों के अनुसार एक कर्मचारी का वेतन भत्ता कुल वेतन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? अकॉर्डिंग टू द न्यू वेज रूल्स, अलाउंसेस ऑफ एन एम्प्लॉय कैनॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कंपनसेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50% से अधिक नहीं हो सकता। 1 अप्रैल 2021 से नए वेतन नियम लागू हो जाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद के कर्मचारियों के शुद्ध वेतन यानी टेक होम सैलरी में गिरावट आ जाएगी। नए वेतन नियमों के तहत कर्मचारियों को वेतन पैकेज में कुछ बदलाव करने होंगे और यह कोड ऑफ वेजेज 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यानी कि बेसिक बढ़ाना पड़ेगा, यानी बेसिक जो वेतन होगा, मूल वेतन जो होगा उसे इंक्रीज करना पड़ेगा यदि सैलरी में परिवर्तन नहीं करना, यानी ग्रॉस पेमेंट यदि वही रखना है तो बेसिक पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि डिडक्शन ज़्यादा होगा, यानी टेक होम सैलरी रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ जाएगा। भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर 5G NR इन इंडिया इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नोकिया। 5G NR का अर्थ है 5G न्यू रेडियो। यह 5वीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क के लिए विकसित एक नई रेडियो एक्सेस तकनीक है। इसे 5G नेटवर्क के इंटरफेस के लिए मानक के रूप में तैयार किया गया था। इसे 5G नेटवर्क के एयर इंटरफेस के लिए बेंचमार्क बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G NR के बारे में अध्ययन 2015 में शुरू हुआ। किस देश ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य HL2M परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? Which country has recently successfully operated its artificial sun HL2M nuclear fusion reactor for the first time? The right answer is option number A. चीन ने। चीन के वैज्ञानिकों ने इस संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। कृत्रिम सूरज की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इस दौरान यह 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। यह असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म होगा। असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। चीन सिजुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूरज कहा जाता है। यह असली सूरज की तरह प्रचंड गर्मी और बिजली पैदा कर सकता है। तो यही है ये परमाणु रिएक्टर। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? द प्राइम मिनिस्टर वाणी PM वाणी scheme which is launched recently is associated with, the right answer is option number A, वाईफाई से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस मॉडल के समान है। एक विशाल वाईफाई नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए लगभग 1 करोड़ डेटा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार करेगा उड़ीसा। 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 2 शहरों में किया जाएगा, भुवनेश्वर में और राउरकेला में। इससे पहले 2018 का पुरुष का हॉकी विश्व कप भी उड़ीसा द्वारा आयोजित किया गया था और भारत द्वारा यह चौथा मौका होगा जब विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। इस समय देश के
25 हाईकोर्टों में से वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये। जस्टिस कोहली को तेलंगाना की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलासाई सौंदरराजन द्वारा शपथ दिलाई गई। अंतिम प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया है? Where has the World Economic Forum decided to hold its annual meeting of 2021? The right answer is option number C, सिंगापुर में। इससे पहले ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है। साल 1971 में हुई स्थापना के बाद से यह केवल दूसरा मौका होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। काइंडली राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।